नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सीडीपी की यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के प्रश्नों की बात करेंगे। पहला प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर आप लोगों के फेस है, आप लोग देख पा रहे होंगे। प्रश्न पूछा जा रहा है, दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी इंग्लिश में है। सभी लोग यहाँ पे ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का सबसे कम महत्वपूर्ण कारण क्या है? उन लक्ष्यों की ओर उनकी प्रगति की निगरानी करना, उनके अधिगम और विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित करने में छात्रों की सक्रिय भागीदारी, या किसी भी अंतराल को संबोधित करने का निर्धारण, या मुख्य सामग्री ज्ञान और कौशल। तो बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का सबसे कम महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा? वह होगा मुख्य सामग्री का ज्ञान और कौशल जो है सबसे कम महत्वपूर्ण होगा बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन के लिए। बाकी जो सारी चीज़ें दी गई सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे कम महत्वपूर्ण होगा मुख्य सामग्री और ज्ञान कौशल। दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आइए ध्यानपूर्वक देखेंगे। मानव जाति में अभिवृत्ति किस प्रकार से वितरित है? हमारी जो मानव जाति है इसमें जो अभिवृत्ति है वह किस प्रकार से वितरित है? वितरण सामान्य है, अत्यस्त है, वितरण विषम है, या वितरण आपके विविधतापूर्ण है? ये सभी दोस्तों बाल विकास के प्रश्न जो हैं ये आपके वर्ग 2 में पूछे गए संबंधित प्रश्न हैं। जो वर्ग 1 और वर्ग 2 में पूछे गए प्रश्न हैं उसके अकॉर्डिंग और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पर एमपीटीटी के ये सभी प्रश्न तय किए गए हैं। तो वीडियो अंत तक देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्शन की वजह से सभी प्रश्न आपके सिलेबस पर हैं और इस वीडियो में आपका जो फीडबैक होगा वो बहुत ही अच्छा मिलेगा हमें। ठीक है, तो आप लोग सोच सकते हैं वीडियो बहुत ही अच्छा है, तो वीडियो इन तक देखिए, समय निकालिए, क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है। तो दोस्तों मानव जाति में अभिवृत्ति किस प्रकार वितरित है? तो सभी लोग जानते हैं मानव जाति में अभिवृत्ति आपका वितरण क्या है? समान है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा जा रहा है। कोई वस्तु क्या है, इसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इस विषय में उससे जुड़ने का मानसिक प्रतिरूप यह विचार को कहा जाता है। जब कोई वस्तु क्या है और इसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इस विषय से उससे जुड़ने या मानसिक प्रतिरूप का विचार को क्या कहते हैं? निर्माण कहते हैं, नेटवर्क, स्कीमा या संरचना। तो कोई भी वस्तु क्या है उसके साथ व्यवहार करते हैं, इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा जा रहा है। हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन सर्वोपरि है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न है कि बच्चों की शिक्षा में जहां आपके पास 15 अलग अलग सीखने की शैली और 15 अलग अलग व्यक्तित्व वाले बच्चे हैं, तो बाल केंद्रित शिक्षण कैसी होनी चाहिए? ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि जो बच्चों की कक्षा में जहां आपके पास 15 अलग अलग सीखने की शैली और 15 अलग अलग व्यक्तित्व वाले बच्चे हैं, तो बाल केंद्रित शिक्षण एक शिक्षण प्रणाली के साथ एक पाठ योजना विकसित करना होगा, या प्रत्येक बच्चे को देखकर एक पाठ योजना विकसित कर उसकी ज़रूरतें क्या है, कक्षा की क्षमता के मध्य लक्षित करते हुए एक पाठ योजना विकसित करना, या एक पाठ योजना विकसित करती है जो सभी के लिए उपयुक्त है। तो बच्चों की कक्षा में जहां आपके पास 15 अलग अलग सीखने की शैली है और 15 अलग अलग व्यक्तित्व वाले बच्चे हैं, तो बाल केंद्रित शिक्षण कैसी होगी? वह आपकी हो जाएगी प्रत्येक बच्चे को देकर एक पाठ योजना क्या है विकसित करना, और कि उनके ज़रूरतें क्या है। ठीक है, एक प्रत्येक बच्चे को देखकर एक पाठ योजना विकसित करती है कि उसकी ज़रूरतें क्या है। आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में याद किए जाने वाले सिद्धांतकार आपके कौन हैं? तो दोस्तों प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में याद किए जाने वाले जो सिद्धांतकार हैं वह सभी लोग जानते हैं, जॉन डेवी हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न आपके सिलेबस के आधार पर हैं। पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को क्या नाम दिया है? स्कीमा नाम दिया है, समायोजन, अहं केंद्र भाव, आत्मसातकरण। तो आपके जो जीन पियाजे जी हैं इन्होंने क्षमताओं और योग्यताओं का क्या नाम दिया है? तो इन्होंने क्षमता और योग्यता का नाम स्कीमा नाम दिया है। आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा जा रहा है। हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। मेरे सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि यहाँ पर जो प्रश्न होते हैं, यहाँ पर जो वीडियो होती है वह सिलेक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से। प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों,
कि अन्वेषण यानी कि डिस्कवरी अधिगम में शिक्षक अधिगम को एक की भूमिका निभाते हैं। किसकी? सलाहकार की, समन्वय की, प्रबंधक की, प्रेरक की। तो अन्वेषण या डिस्कवरी अधिगम में शिक्षक अधिगम के एक जो है समन्वय की भूमिका निभाते हैं। किसकी? समन्वयक की भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा जा रहा है दोस्तों। विशेष शिक्षा किससे संबंधित होती है? तो विशेष शिक्षा किससे संबंधित होगी? तो सभी लोग जानते हैं विशेष शिक्षा विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम के लिए संबंधित होगी, क्योंकि प्रतिभाशाली लोगों के लिए विशेष शिक्षा न होगी, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो विशेष शिक्षक किससे संबंधित है? विकलांगों के शैक्षिक कार्यक्रम से संबंधित होगा। और ऐसे ही आपके वर्ग 2 में प्रश्न आए थे, जिन्होंने वर्ग 2 का पेपर दिया है उनको पता होगा, और इसी लेवल के प्रश्न आने वाले हैं, तो इसी लेवल की तैयारी जारी है, क्योंकि सिलेक्शन की अब बारी है। अगला प्रश्न है, बुद्धिमत्ता तीव्रता विकास से जुड़ी है। दोस्तों जो बुद्धिमत्ता और तीव्रता और विकास, ठीक है, ये विकास से जुड़ी हुई है, कोई बुद्धि नहीं है, ठीक है, मध्यम बुद्धि है, उच्च है या मंद है, तो क्या हो जाएगा? बुद्धिमत्ता तीव्रतर विकास से जुड़ी है। तो जो जो आपका तीव्रतर विकास होता है वह कोई बुद्धिमत्ता नहीं होती है, या मध्यम बुद्धिमत्ता होगी, या उच्च होगी, या मंद होगी। तो तीव्रतर विकास से जुड़ी होगी। सभी लोग जानते हैं तीव्र विकास तभी हो सकता है जब उस बच्चे की बुद्धि क्या होनी चाहिए? उच्च होनी चाहिए, यानी कि हायर बुद्धि होनी चाहिए, ठीक है, हायर आईक्यू लेवल होना चाहिए। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि उच्च बुद्धिमत्ता तीव्रता विकास से जुड़ी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा जा रहा है। हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है, और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि अधिगम सिद्धांत माता पिता की भूमिका को उनके बच्चे के विकास में कैसे चिन्हित करते हैं। हम बात कर रहे हैं अधिगम सिद्धांत माता पिता की भूमिका को उनके बच्चे के विकास में कैसे चिन्हित करते हैं। प्रशिक्षकों के रूप में, शिक्षकों के रूप में, भागीदारों के रूप में, या समर्थकों के रूप में। तो अधिगम सिद्धांत माता पिता की भूमिका को उनके बच्चे विकास में कैसे चिन्हित करते हैं? तो एक प्रशिक्षक के रूप में चिन्हित। तो चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि एक समूह के समाज मिति विश्लेषण का उपयोग व्यक्तित्व को विधि के रूप में मापने के लिए किया जाता है। कोई भी एक समूह है उसके समाज मिति विश्लेषण का उपयोग जो है व्यक्तित्व को विधि रूप में मापने के लिए किया जाता है। किस विधि के रूप में? आपके प्रेक्षण में, वस्तुनिष्ठ में, व्यक्तिनिष्ठ में, या प्रक्षेपी में। तो एक समूह के समाज मिति विश्लेषण का उपयोग व्यक्तित्व को वस्तुनिष्ठ विधि के रूप में मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा जा रहा है। विलियमसन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन निर्देशन परामर्शन का लाभ है। दोस्तों तो आपके विलियमसन के अनुसार जो निम्नलिखित में से निर्देशन परामर्श का लाभ है, तो वह आपका क्या? भावात्मक पहलू के बजाय बौद्धिक स्तर पर जोर दिया जाता है। कुशल और स्वस्थ होने के लिए परामर्श लेने वाले मार्गदर्शन नहीं करता है। परामर्श लेने वाले को निर्भर बनाना, या पहल को दबाना। तो विलियमसन के अनुसार जो है निम्नलिखित में से कौन निर्देशन परामर्श का लाभ है? तो निर्देशन परामर्श का लाभ है भावात्मक पहलू के बजाय बौद्धिक स्तर पर जोर दिया जाए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा जा रहा है। आर्थोटिक उपकरण को मुख्य रूप से किसके लिए डिजाइन किया जाता है? जो भी आपके आर्थोटिक डिवाइसेज होते हैं, उपकरण होते हैं, उनको जो है प्राइमरी यानी कि मुख्य रूप से किसके लिए डिजाइन किया जाता है? शरीर के अंगों को समर्थन देने, शरीर के हिस्से की मरम्मत करने, या ना होने वाले अंगों की जगह लगाने के लिए। तो आर्थोटिक उपकरण के मुख्य रूप से किसके लिए डिजाइन किया जाता है? जो आपके शरीर के हिस्से की मरम्मत करने के लिए डिजाइन किया जाता है। अगला प्रश्न, आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। वीडियो सभी मेरे प्यारे मित्र लाइक करते जाएंगे। अगला प्रश्न आ चुका है, छात्रों के अधिगम के परिणाम के विषय में आकलन को मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है। जो छात्रों के अधिगम के परिणाम के विषय में अगर हम देखें तो ठीक है, तो जो आकलन होता है वह मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है। नैदानिक मूल्यांकन, बेंचमार्क मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, या आपके निदान मूल्यांकन। तो छात्रों के अधिगम के परिणाम के विषय में आकलन को क्या है, आपके किस मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है? तो आपके राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? निदान मूल्यांकन के रूप में। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आ गया है। आई होप आप लोग अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। मेरे सभी प्यारे में सहयोग करें, मेरा वीडियो लाइक करते रहें, क्योंकि आप लोगों को शिक्षा को सपोर्ट करना है, क्योंकि शिक्षा सर्वोपरि है, सिलेक्शन सर्वोपरि है।
सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम है। दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन जो है कोहल वर्ग के अनुसार पारंपरिक नैतिकता के चरण के अंतर्गत आता है? ऐसा कौन सा अनुकूलन है या ओरिएंटेशन है जो कोहल वर्ग के अनुसार पारंपरिक नैतिकता के चरण के अंतर्गत आता है? ठीक है दोस्तों, तो वह आपका अनुकूलन क्या हो जाएगा? सामाजिक सहानुभूति और विवेक अनुकूलन। ठीक है, कोहल वर्ग के अनुसार पारंपरिक नैतिकता के चरण के अंतर्गत कौन आता है? सामाजिक सहानुभूति और आपका विवेक अनुकूलन आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन जो है बाह्य प्रेरणा का उदाहरण नहीं है? वेतन, प्रशंसा, जुनून, पदोन्नति। तो बाह्य प्रेरणा का उदाहरण देखिए, सभी लोग जानते हैं वेतन है। वेतन अगर पैसा आता है तो बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है कि अगर आप ये काम करेंगे तो आपको वेतन मिलेगा। अगर आपको सिलेक्शन होगे टीटी एग्जाम में तो बच्चों के साथ पढ़ाने के साथ साथ नींव मजबूत के साथ साथ आपको वेतन मिलेगा, जिससे आप घर परिवार अपना चला सकते हैं। प्रशंसा, ये भी आपके बाह्य प्रेरणा का उदाहरण होगा। पदोन्नति भी बाह्य है। लेकिन जुनून जो होता है वो दिल से होता है। जुनून है कि हमें सिलेक्शन चाहिए, तो जुनून क्या है? जुनून दिल से होता है, तो ये आपका बाह्य प्रेरणा नहीं कहलाएगा, ये आंतरिक प्रेरणा होगा। जुनून कैसा है? आंतरिक प्रेरणा कहलाएगा, क्योंकि जुनून अंदर से आती है, कोई दूसरा नहीं करता। जुनून आप में होना चाहिए, लेकिन वेतन कोई दूसरा देता है, प्रशंसा दूसरा करता है, पदोन्नति कोई दूसरा करता है, लेकिन जुनून आप में होना चाहिए, स्वयं में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। वीडियो लाइक करते जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जब शिक्षक विद्यालय शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मार्गदर्शन परामर्श में व्यस्त रहते हैं तो निम्न में से क्या सत्य होगा? देखिए दोस्तों, समझने वाली बात है। समय कितना भी लग जाए, आप ये वीडियो को छोड़ना नहीं है, अंत तक देख के जाना है। और देखिए आज आप क्या सीख के जा रहे हैं। जब शिक्षक विद्यालय शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मार्गदर्शन और परामर्श में व्यस्त रहते हैं तो उनमें से क्या सत्य होगा? देखिए, शिक्षा का अपना व्यवसायिक विकास स्पष्ट है। शिक्षक प्रोत्साहन, मान्यता और पदोन्नति पा सकते हैं। शिक्षक के मार्गदर्शन में छात्र अधिगम की प्रक्रिया में सुरक्षित और अधिक व्यस्त महसूस करेंगे। या शिक्षक के मार्गदर्शन में छात्रों को विशेष अवधान प्राप्त होगा। तो देखिए, जब शिक्षक विद्यालय शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मार्गदर्शन और परामर्श में व्यस्त रहेंगे तो राइट ऑप्शन नहीं हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, कि जो है शिक्षक के मार्गदर्शन में छात्र अधिगम की प्रक्रिया में सुरक्षित और अधिक व्यस्त महसूस करेंगे। क्योंकि दोस्तों भैया ये बताइए, शिक्षक विद्यालय शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनका मार्गदर्शन और परामर्श में व्यस्त है। ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे में तो शिक्षक के मार्गदर्शन में जो छात्र अधिगम की प्रक्रिया में सुरक्षित और अधिक महसूस करेंगे, ठीक है, अधिक व्यस्त महसूस करेंगे, तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस समझ को संदर्भित करता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब उन्हें देखा या अनुभव नहीं किया जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा सिद्धांत है इस समझ को संदर्भित करता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब उन्हें देखा या अनुभव नहीं किया जा सकता है? संरक्षण, वस्तु स्थायित्व, मन का सिद्धांत या जीववाद। तो क्या हो जाएगा? वस्तु स्थायित्व हो जाएगा। ठीक है, वस्तु स्थायित्व सिद्धांत जो है इस समझ को संदर्भित करता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती है जब उन्हें देखा अनुभव नहीं किया जा सकता। क्योंकि वस्तु कैसी है? वस्तु स्थायित्व है आपकी। वस्तु क्या है? स्थायित्व है ना। तो क्या हो जाएगा? वो तो चाहे आप देखें चाहे ना देखें तो वह वस्तु वही होगा। ठीक है, चाहे अनुभव करें चाहे ना करें। ठीक है, हम क्लासेस डेली लाएंगे। अब आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हमारा डेली क्लासेस करना हमारा स्थायित्व है और आपका पढ़ना क्या होगा? यहाँ पे जो दिया गया यही प्रश्न है, तो आपसे रिलेटेड हम समझाते हैं ताकि इस तरह के प्रश्नों में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सकता है। और ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको वाकई में याद भी रहेंगे। ठीक है, कि आपके विजय सर ऐसे बताए थे। प्रयत्न त्रुटि और अधिगम से संबंधित जो प्रश्न है कि प्रयत्न त्रुटि अधिगम के थॉर्नडाइक सिद्धांत ने किस पर महत्व पर जोर दिया है? प्रेरणा पर, पुरस्कार पर, प्रशंसा पर या दंड पर? ठीक है दोस्तों, मोटिवेशन पर, रिवार्ड्स पर, आपके प्रेस पर या आपके पनिशमेंट पर? तो प्रयत्न त्रुटि अधिगम के थॉर्नडाइक सिद्धांत ने जो महत्व दिया है, तो प्रयत्न त्रुटि का जो अधिगम का सिद्धांत है तो थॉर्नडाइक सिद्धांत ने प्रेरणा के महत्व पर जोर दिया है, प्रेरणा मोटिवेशन पर अधिक जोर दिया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। दंड और प्रोत्साहन घटक हैं, किसके घटक हैं? व्यवहारवाद सिद्धांत के,
डिजाइन आधारित अनुसंधान विधि के, मानवतावाद सिद्धांत के, संयोजकता सिद्धांत के। तो दंड और प्रोत्साहन किसके घटक हैं? तो ये आपके व्यवहारवाद सिद्धांत के घटक हो जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षा का निम्न में से उपयोग करता है। जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है वह किसका उपयोग करता है? विविध प्रदर्शन का, वर्षंत मूल्यांकन का, रैखिक प्रदर्शन का, या अनुशासनात्मक बल का। तो बाल केंद्रित जो शिक्षा होती है किसका उपयोग करता है दोस्तों? वह आपके विविध प्रदर्शन का उपयोग करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ओसीडी का अर्थ क्या होता है? ये बहुत बार टीटी एग्जाम में पूछा जाता है कि ओसीडी का अर्थ क्या है। तो ओसीडी का अर्थ होता है ऑब्जेक्टिव कंप्लीसिव डिसऑर्डर होता है। यानी कौन सही हो जाएगा? क्या हो जाएगा आपका? ऑब्सेसिव कंप्लीसिव डिसऑर्डर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। समान लिंग मित्रता के दौरान प्रबलित होती है। जब समान लिंग में मित्रता आती है तो उस दौरान क्या प्रबलित होती है? प्रारंभिक किशोरावस्था में, प्रारंभिक बचपन में, मध्य किशोरावस्था में, या मध्य बचपन में। तो समान लिंग की मित्रता किसके दौरान प्रबल होती है? तो सभी जानते हैं जो प्रारंभिक किशोरावस्था होती है, ठीक है, तो प्रारंभिक किशोरावस्था पर जो होती है ये समान लिंग मित्रता जो है इसके दौरान प्रबल होती है। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ पा रहे होंगे। वीडियो लाइक करते जाएंगे, सपोर्ट करें शिक्षा को, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं और यहाँ पे सिलेक्शन सर्वोपरि है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो यहाँ पर शिक्षा की जीत होती है। किसी भी परिस्थिति में समायोजित होने वाले बच्चे के लचीलेपन को किस रूप में जाना जाता है? कोई भी बच्चा है, मान लीजिए किसी भी परिस्थिति में समायोजित होने वाले बच्चे को, किसी प्रकार का भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में समायोजित होने वाले बच्चों के लचीलेपन को किस रूप में जाना जाता है? दृढ़ता के रूप में, वांछनीयता के रूप में, या अक्षमता के रूप में, या ढलनशीलता के रूप में। तो किसी भी परिस्थिति में समायोजित होने वाले बच्चों के लचीलेपन को ढलनशीलता। क्या हो जाता है देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। अगर एक गिलास आप पानी लेंगे, एक गिलास आप पानी लेंगे, यहाँ पर मैं आपको एक गिलास बनाए देता हूँ, थोड़ा समझाऊंगा, समय थोड़ा सा लगेगा लेकिन समझ जाइएगा दोस्तों। ये है और यहाँ पे आधी गिलास पानी भरा हुआ है। यहाँ पे गिलास में आपके पानी भरा हुआ है और इस गिलास का पानी जब हम एक छोटे से पात्र में डालते हैं, ठीक है, अब इस गिलास का पानी हम क्या एक छोटे से पात्र में डालेंगे यहाँ पे, तो ये फुल भर जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये ढल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर हम एक छोटा सा पात्र, ऐसा पात्र कोई लेते हैं और इसमें जल डालेंगे तो ये ढल जाएगा। मतलब किसी भी परिस्थिति में समायोजित होने वाले बच्चों के लचीलेपन को किस रूप में? तो आपके ढलनशीलता होगा, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में समायोजित हो जाता है, ढल जाता है, तो ढलनशीलता सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, आईक्यू लेवल से है कि प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान करने में कौन सा आईक्यू स्कोर प्रदत्त होता है। अगर आप शिक्षक होने जा रहे हैं, भावी अध्यापक अध्यापिका बनने जा रहे हैं, तो प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करने में कौन सा आईक्यू स्कोर प्रदत्त होगा? 170 से अधिक, 130 से अधिक, 70 से अधिक, 120 से अधिक। तो हम प्रतिभाशाली बच्चे की बात कर रहे हैं, तो प्रतिभाशाली की पहचान करने में आईक्यू लेवल जो प्रदत्त होगा वह आपका क्या हो जाएगा? 130 से अधिक होगा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आपको बहुत मदद करेंगे सिलेक्शन के लिए। जी हाँ दोस्तों, माँ सरस्वती से अभिनंदना है, प्रार्थना की आप लोग मेहनत करते हैं और आप लोगों से मेरी विनती है कि वीडियो अंत तक देखिए, सभी प्रश्न अटेंड करके जाएं ताकि हमें शिकायत न मिले कि आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, सभी क्लासेस देखिए। प्रश्न है दोस्तों, शास्त्रीय अनुबंधन या जिसे हम क्लासिकल कंडीशनिंग के नाम से जानते हैं, तो शास्त्रीय अनुबंधन की प्रक्रिया के माध्यम से किस प्रकार की प्रतिक्रिया सीखी जाती है, या क्लासिकल कंडीशन की प्रक्रिया के माध्यम से किस प्रकार की प्रक्रिया सीखी जाती है? तो यह वातानुकूलित प्रतिक्रिया आपकी सीखी जाती है। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन या क्लासिकल कंडीशन की प्रक्रिया के माध्यम से किस प्रकार की प्रतिक्रिया सीखी जाती है? तो आपके क्या वातानुकूलित प्रतिक्रिया सीखी जाती है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कंडीशनल रिस्पॉन्स की बात करेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। किसी भी बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने का सर्वोत्तम तरीका क्या होता है? कोई भी बच्चा है दोस्तों, उसकी वृद्धि और विकास का अध्ययन करना है, आप शिक्षक हैं, तो आपके लिए सर्वोत्तम तरीका क्या होना चाहिए? तुलनात्मक विधि, विकासात्मक विधि, सांख्यिकी विधि, या मनोविश्लेषणात्मक विधि। तो किसी भी बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन का सर्वोत्तम तरीका होता है विकासात्मक विधि होगा, उसका विकास देखेंगे। ठीक है,
आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आवश्यकताओं का पदानुक्रम प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य है जिसे इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो आवश्यकताओं का पदानुक्रम प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? मास्लो के द्वारा, जीन पियाजे जी के द्वारा, ईपी पॉलोव के द्वारा या फ्रॉइड के द्वारा। तो आवश्यकताओं का पदानुक्रम प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य है, यह किसके द्वारा प्रतिपादित किया? तो आपके मास्लो के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आप लोगों के वीडियो अच्छा लगा होगा। फीडबैक कमेंट अच्छा देखें, ठीक है दोस्तों, कमेंट अपना बेहतरीन देना है क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन सर्वोपरि है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मेरे सभी प्यारे मित्रों को जय हिंद, वेलकम है दोस्तों शिक्षावर्ती के चैनल पे, जायसवाल कोचिंग सेंटर पे, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों प्रश्न आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी कार्य विधि जो ऑपरेशन होती है हमें जानकारी को मान करने में मदद करती है? ऐसी कार्य विधि, ऐसा ऑपरेशन जो हमें जानकारी को मान करने में मदद करती है, यानी कोई भी जानकारी है उस जानकारी को हम मान करने में मदद करती है। तो वह आपकी कार्य विधि ऑपरेशन मूल्यांकन है या अपसारी चिंतन है, अभिसारी चिंतन है या संज्ञान है। तो दोस्तों ऐसी कार्य विधि, ऐसा ऑपरेशन जो हमें जानकारी को मान करने में मदद करती है वह आपकी मूल्यांकन कहलाती है, इवैल्यूएशन जो होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से पारस्परिक सहयोग इसमें अधिक पाया जाता है? तो पारस्परिक सहयोग किस में अधिक पाया जाता है? सभी मेरे प्यारे मित्र ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो पारस्परिक जो सहयोग है किस में अधिक पाया जाता है? समूह में, टीम में, समाज में, कक्षागृह में। तो पारस्परिक जो सहयोग है किस में अधिक पाया जाता है? तो टीम में सहयोग पाया जाता है आपका, ठीक है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बात ही है जनरल हिंदी की, बात करेंगे। और हिंदी में क्या क्या देखिए आपको दिया गया स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर आपको पढ़ना है और इसका आंसर देना है। वीडियो पॉज कर लें आप लोग अच्छी तरीके से। चलिए आइए इसको पढ़ लेते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, वीडियो पॉज कर, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा दोस्तों हो जाएगा। तो हिंदी चैप्टर की बात करेंगे, ये आपको गद्यांश पढ़ लेना है और इस गद्यांश को पढ़कर नीचे गए प्रश्नों को उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। पहला प्रश्न है कि इस बदलाव में आपका क्या बदल रहा है और आप किसको समर्पित होते जा रहे हैं? तो इस बदलाव में देखिए धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है और उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन, ठीक है। ये आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, मैं डायरेक्टली आंसर पे आता हूँ। देखिए इससे रिलेटेड आपका प्रश्न देखिए क्या बन रहा है कि इस बदलाव में आपका क्या बदल रहा है और आप किसको समर्पित होते जा रहे हैं। तो दोस्तों इस जब हमने गद्यांश को पढ़ा तो हमें पाया कि चरित्र और उत्पाद को जो है हम समर्पित होते जा रहे हैं, ठीक है। हर प्रश्न पे ये आपको है, आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उपभोक्ता को क्या पूर्ण सुरक्षा होता है? जब कोई उपभोक्ता है उसको पूर्ण सुरक्षा क्या होती है, ठीक है। तो उपभोक्ता का क्या पूर्ण सुरक्षा देता है? माउथ वॉश देता है, बॉडी लोशन देता है, टूथपेस्ट देता है, यह आपका टूथ ब्रश देता है। तो उपभोक्ता को पूर्ण सुरक्षा कौन देता है? अगर आप उपभोक्ता के रूप में आप बताइए, ठीक है, जब आप गद्यांश पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो उपभोक्ता को पूर्ण सुरक्षा आप कौन देता है? तो सभी लोग जानते हैं टूथपेस्ट देता है। जब आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे, ठीक है, तो उपभोक्ता को जो पूर्ण सुरक्षा है वह कौन देता है? टूथपेस्ट देता है। और मैं कोशिश करूंगा कि इसका आंसर मैं आपको दिखा सकूं आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। आप लोग भी मेरे साथ पढ़ते जाइए इस पैसेज को, गद्यांश को। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि दैनिक जीवन में काम आने वाले वस्तुओं को ही लीजिए, जैसे टूथपेस्ट यहाँ पे दिया गया है, टूथपेस्ट चाहिए तो यह दांतों के मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है, यह पूर्ण सुरक्षा देता है। तो यह सब करके जो 3-4 पेस्ट जो हो उसे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए, आकार, रंग, बनावट, ये सारी चीज़ें दिया गया है, ठीक है। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। तो सूची की लंबी हो सकती है और इतनी चीज़ों का बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुज्ञापित और कीमती ब्रांड की
खरीदना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दी गई है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, अगर टूथपेस्ट आप लोग खरीदेंगे तो इसीलिए यहाँ पे दिया गया कि उपभोक्ता को क्या पूर्ण सुरक्षा देगा। अगर आप टूथपेस्ट यहाँ पे खरीद लेंगे तो ना आपको माउथ वॉश खरीदना पड़ेगा, ना आपको, ठीक है, टूथपेस्ट, तो आपको टूथ ब्रश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टूथ ब्रश होगा कि टूथपेस्ट होगा, तो टूथपेस्ट होना चाहिए, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न इस गद्यांश से, देखिए क्या पूछा जा रहा है। यदि टूथपेस्ट अच्छा हो तो क्या अच्छा होना चाहिए। यदि टूथपेस्ट अच्छा है तो क्या अच्छा होना चाहिए, फेस वॉश, शैम्पू, टूथब्रश, माउथ वॉश। अगर आप टूथपेस्ट अच्छा है, जो टूथपेस्ट आपने लिया वह अच्छा है, इस गद्यांश को जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जान लेते हैं। यदि टूथपेस्ट अच्छा है तो क्या होना चाहिए, टूथब्रश। टूथपेस्ट अगर अच्छा है तो क्या होना चाहिए, टूथब्रश होना चाहिए, क्योंकि टूथब्रश होगा तभी टूथपेस्ट काम में आएगा। टूथपेस्ट किससे करेंगे, ब्रश से ही करेंगे। तो किस वर्ग की महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर कितने कीमत की चीज़ें होती हैं। सम्राट और 30,000, मध्य वर्ग पे 10,000 के लिए, निम्न वर्ग के लिए 100 रुपये और उच्च मध्यम वर्ग के लिए सस्ते होते हैं। तो जब इस गद्यांश को पढ़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है, देखिए आप लोगों को, ठीक है, अंत में दिया गया है कि किस वर्ग की महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर कितनी कीमती चीज़ें होनी चाहिए। तो सम्राट 30,000, देखिए लास्ट लाइन पे लिखा हुआ है कि सम्राट महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30,000 की सौंदर्य सामग्री होना चाहिए। तो लास्ट पॉइंट में आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं इस गद्यांश से क्या पूछा जा रहा है। किसमें ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मानव वनस्पतियों के मिश्रण का दावा किया जाता है। दोस्तों हो सकता है गद्यांश आपके एग्जाम में आ जाए तो आप सोच सकते हैं कि आपको कितनी खुशी होने वाली है या कितनी खुशी होगी। तो इस प्रश्न का आंसर देख लेते हैं कि ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मानव वनस्पतियों के मिश्रण का दावा किया जाता है माउथ वॉश में, टूथपेस्ट में, सौंदर्य प्रसाधन में या बॉडी लोशन में। तो टूथपेस्ट में किया जाता है और ये वर्ग 2 में आया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मिडिल स्कूल टीचर टेस्ट में यह गद्यांश आया हुआ है, इसलिए इस गद्यांश को करा रहे हैं कि ऐसे प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, आई होप आप लोग मेरी बातों को समझते होंगे। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों इस प्रश्न से रिलेटेड। और प्रश्न यह है, किसकी भीड़ चमत्कृत कर देने वाली होती है। दुकानदारों की भीड़, उपभोक्ताओं की, सौंदर्य प्रसाधनों की या विज्ञापनों की। तो किसकी भीड़ जो है चमत्कृत कर देने वाली होती है, तो सभी लोग जानते हैं सौंदर्य प्रसाधनों की। सौंदर्य प्रसाधन की अगर भीड़ होती है तो यह क्या कर देती है, चमत्कृत कर देती है। ठीक है, जब आप इस गद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये लाइन आपको थोड़ा यहाँ पे देखिए, सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कार कर देने वाली है। ये लाइन आपका आंसर इस गद्यांश का आंसर हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। आप लोगों को कमेंट आता है कि सर गद्यांश में भी आप लोग आंसर अंडरलाइन किया करिए, तो मैं भी वो कर देता हूँ। अगला प्रश्न देखिए, आकार, रंग, बनावट, पहुँच और सफाई की क्षमता में अलग अलग क्या उपलब्ध है। देखिए सब कुछ गद्यांश में होता है। ठीक है, कुछ जब ग्रामर प्रश्न होते हैं तो वो एक्सपीरियंस के साथ आपको बताना होता है, बाकी खोज के बताना है। वो बचपन से आपने समरी वगैरह आपने पढ़ा रहे हैं तो वही आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे फेस करना है। तो आकार, रंग, बनावट, पहुँच और सफाई की क्षमता में अलग अलग क्या उपलब्ध होता है। सौंदर्य प्रसाधन, इनमें से कोई नहीं, तेल, साबुन। तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों, आकार, रंग, बनावट, पहुँच और सफाई की क्षमता से अलग अलग उपलब्ध ना तो सौंदर्य प्रसाधन होता है, ना ही तेल होता है, ना ही साबुन। तो आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न यह है कि कुछ खरीदते समय आप किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जब आप कुछ चीज़ें खरीदने जाते हैं, आप अपने आप स्वयं रख कर सोचिए, जब आप कुछ चीज़ें खरीदने जाते हैं तो आप किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। कम कीमत वाली को, बहुगिब्याती या जो विज्ञापन आता है आपके मोबाइल पे, टीवी ऐड पे, या कीमती ब्रांड को, मजबूत सामान को या टिकाऊ सामान को। तो आप अपने से स्वयं सोचिए कि जब आप कुछ खरीदने जाते हैं तो आप किन चीज़ों पर ध्यान देंगे। तो इस गद्यांश से अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुविज्ञापित या कीमती ब्रांड चीज़ें। जो आप विज्ञापन में देखते हैं उन चीज़ों को खरीदते समय ध्यान देंगे, या जो ब्रांड चीज़ें होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। और ये जो प्रश्न दोस्तों गद्यांश पूछा गया था ये बनाया गया था। ठीक है, जैसे आप हम डेली रोजमर्रा के काम चीज़ों में जो होती है उसी टाइप से गद्यांश ये बनाया गया था और इसी से प्रश्न पूछा गया था। कौन सा उत्पाद आपको दिन भर तारोताज़ा रखने वाला दावा करता है।
शैम्पू, तेल, साबुन, पेस्ट। यानी जब आप ऐड में देखते होंगे आपको, तो ऐड में क्या देखते हैं कि कोई ऐसा उत्पाद जो आपको दिन रात ताज़ा रखने का दावा करता है, ऐसा उत्पाद का नाम बताइए। शैम्पू, तेल, साबुन, पेस्ट। तो सभी लोग जानते हैं साबुन। साबुन का जब ऐड आता है तो आप लोग देखते होंगे साबुन एक ऐसा उत्पाद है जो आपको दिन भर ताज़ा रखने का दावा करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये गद्यांश कैसा लगा, नीचे फीडबैक दोस्तों कमेंट जरूर दें, क्योंकि बहुत ही मेहनत से ये तैयार किया गया है और ये गद्यांश लाया गया है, क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है। आप लोगों से सिलेक्शन चाहिए, ये मेरा कर्तव्य बनता है कि आप लोगों तक ये सभी प्रश्न पहुंचाना, जिससे आपको एक्सपीरियंस मिल सके अधिकतर से। ठीक है, अधिकतर आपको एक्सपीरियंस मिले। दोस्तों, बाजार किन चीज़ों से भरा पड़ा है, तो आप इस जब गद्यांश को पढ़ेंगे तो बाजार किस किन चीज़ों से भरा पड़ा हुआ है, तो विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा हुआ है। क्या बाजार जो है किन चीज़ों से भरा पड़ा हुआ है, तो आप देखेंगे विलासिता के जो सामान हैं तो इनसे क्या है, भरा पूरा है, पूरा मार्केट भरा पड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मेरा थोड़ा गला बैठ गया दोस्तों बोलते बोलते, लेकिन मैं नहीं थकने वाला, क्योंकि सिलेक्शन चाहिए दोस्तों। मैं नहीं थकने वाला, तो आप लोगों को भी नहीं थकना है। ठीक है, आज एक निश्चय दृढ़ संकल्प कर लीजिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्पादों की भीड़ में क्या समस्या आती है, जो भी उत्पाद की भीड़ होती है उसमें क्या समस्या आती है, तो इस गद्यांश के अकॉर्डिंग जो है उत्पादों की भीड़ में क्या समस्या आती है, सही उत्पाद चुनने में। देखिए दोस्तों, कई सारे अगर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे कि यार मेरे को आप तक ये ले लूँ यार। मान लीजिए आपका ठंडी का सीज़न चल रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल देता हूँ, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। मान लीजिए ठंडी का सीज़न चल रहा है, ठीक है, बहुत ठंड हो रही है, और आपके सामने एक स्वेटर है, एक जैकेट है, एक जर्किन है और एक इनर है। आपके मन में आता है इनर भी ले लूँ, स्वेटर भी ले लूँ, जर्किन भी ले लूँ। ठीक है, ऑप्शन बहुत सारे होते, क्या ले लूँ यार, फिर दोस्त से पूछते हो, फिर अपने घर वालों से पूछते हो कि यार क्या ले लूँ, इस बार क्या लेता हूँ, पिछले बार स्वेटर लिया था, इस बार क्या लूँगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, सही उत्पाद चुनने में क्या होता है, जब उत्पादों की भीड़ में समस्या आती है कि सही उत्पाद क्या चुने, ये समस्या आ जाती है। अगला प्रश्न देखिए। बबूल और नीम के गुणों से भरपूर उत्पाद क्या है, तो बबूल और नीम से गुणों में भरपूर उत्पाद सभी लोग जानते हैं क्या होगा, वह ना तो सौंदर्य प्रसाधन है, ना ही तेल है, ना ही साबुन है। तो बबूल और नीम के गुणों से भरपूर उत्पाद यहाँ पे कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए आप लोग भी सोचते हैं कि कैसा आप एक गद्यांश लाएं, तो दोस्तों ये वर्ग 2 में आपके मिडिल स्कूल में पूछा गया था, इसलिए मैंने सोचा कि आपके सामने लाना चाहिए। इस प्रकार से भी गद्यांश पूछे जाएंगे, जिन्होंने आपके एग्जाम दिया उनको पता होगा ये प्रश्न किसी न किसी दिन पूछा ही गया होगा। सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य किस उत्पाद के प्रयोग से पता चलता है। ठीक है, जो आपके सिनेमा स्टार्स होते हैं उनके सौंदर्य का रहस्य किस उत्पाद के प्रयोग से पता चलता है, किसी खास ब्रांड के साबुन, महंगे सौंदर्य प्रसाधन, या महंगे उत्पाद, या आपके खुशबूदार तेल। तो क्या होगा, किसी ब्रांड का साबुन हो। ठीक है, जो सिने स्टार्स के सौंदर्य का जो होता है सिनेमा स्टार के, उनके रहस्य किस उत्पाद से प्रयोग चलता है, किसी खास ब्रांड के साबुन से उनके रहस्य का उत्पाद का पता चलता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। धीरे धीरे हो रहे बदलाव के कारण किस दर्शन का वर्चस्व जो है स्थापित हो रहा था, तो धीरे धीरे बदलाव के कारण किस दर्शन के वर्चस्व का स्थापित हो रहा था, तो उपभोक्तावाद का। क्या हो जाएगा यहाँ पे, उपभोक्तावाद हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देख रहे हैं कि उपभोग बढ़ने के कारण किसकी व्याख्या बदल गई है। जो उपभोग है वह बढ़ने के कारण किसकी व्याख्या बदल गई है, तो आप लोग जानते हैं उपभोग बढ़ने के कारण जो है सुख की व्याख्या बदल गई है। क्या है, सुख की व्याख्या बदल गई है। अब देखिए ये आपका कविता है, और इस कविता को आइए हम पढ़ लेते हैं क्या दिया गया, इस फिर इनसे प्रश्न करेंगे। लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाटिका भी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की। ये आपकी एक पंक्ति है। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे में मत रीझना। आग रोटियां सेंकने के लिए, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री के जीवन। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। उपयुक्त पद्यांश को पढ़कर अब नीचे आप लोगों को प्रश्नों को उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं स्क्रीन पर। आई होप आप लोग समझ पाओगे। पहला प्रश्न है, बेटियां ब्याह के बाद क्या हो जाती है, बहू, महिला,
पत्नी पराई। सभी लोग कमेंट करेंगे। आई होप आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। धन्यवाद सभी का दोस्तों। बेटियां ब्याह के बाद क्या हो जाती हैं, तो सभी लोग जानते हैं। काफ़ी सारी बहनें होंगी, गृहिणी होंगी जो है वीडियो देख रही होंगी, उन सभी को नमन है। तो बेटियां ब्याह के बाद क्या हो जाती मेरे मित्रों, तो पराई हो जाती हैं। क्या है, इसके अकॉर्डिंग पर, इस पद्यांश के अकॉर्डिंग पर बेटियां क्या हो जाती हैं, पराई हो जाती हैं। ठीक है, जब आपने इस गद्यांश को मैं पढ़ रहा था तो आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो बेटियां ब्याह के बाद ना तो बहू, महिला, पत्नी, यहाँ पे पराई। देखिए देखिए, मैं बता देता हूँ, बहू भी हो सकती है, महिला भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, तीनों हो सकती है। लेकिन ये पराई एक ऐसा शब्द है जो इसके लिए फिट है, तो सही ऑप्शन पराई हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। जाते जाते माँ अपनी बेटी को क्या दे रही थी, नसीहतें, कपड़े, गहने या सामान। तो जाते जाते माँ अपनी बेटी को क्या दे रही थी, नसीहतें दे रही थी। ठीक है दोस्तों, राइट ऑप्शन नसीहतें हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। उसे दुख बांचना नहीं आता था, तब वह किसकी पाठिका थी। जब उसके दुख बांचना नहीं आता था तब वह किसकी पाठिका थी। उपर्युक्त सभी की, केवल कुछ तुकों की, कुछ लयबद्ध पंक्तियों की या धुंधले प्रकाश की। तो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कुछ तुकों को भी पढ़ा, कुछ लयबद्ध पंक्तियां और धुंधले, ये आपने तीनों पढ़ा था। ठीक है, तो उसे बाँचना नहीं आता था, वह किसकी पाठिका थी, तुकों की, लयबद्ध पंक्तियों की, धुंधले प्रकाश की। उपर्युक्त सभी यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं इस गद्यांश से क्या पूछा जा रहा है। आइए स्क्रीन पर, मेरे सभी प्यारे में सहयोग करते जाएंगे, क्योंकि सहयोग करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी के लिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें मेरे प्यारे मित्र। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लड़की की माँ के अनुसार आग रोटियां सेकने के लिए है, लेकिन किस काम के लिए नहीं है। विकास के लिए, जलने के लिए, जलाने के लिए, विनाश के लिए। तो आग रोटियां सेकने के लिए है, किस काम के लिए नहीं है, तो ये जलने के लिए नहीं है। क्या हो जाएगा, जलने के लिए नहीं होती हैं। क्या रोटियां आप लोग बनाते थे जलने के लिए बनाते हैं क्या, नहीं जलाते ना, तो आपका जलने के लिए नहीं होगा। लड़कियों पर हमेशा किस चीज़ का खतरा हमेशा बना रहता है, मानसिक उत्पीड़न का, दहेज उत्पीड़न का, आर्थिक उत्पीड़न का, यौन अत्याचार का। तो लड़कियों पर हमेशा किस चीज़ का खतरा हमेशा बना रहता है, यौन अत्याचार, यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह आपके सिलेबस के आधार पर है। जैसे वर्ग 2 में आपके पेपर आए थे, उसी से संबंधित यहाँ पे प्रश्न आपको तैयार किया गया। हो सकता है वर्ग 2 में ये पूछे भी गए हों। ठीक है, तो वर्ग 3 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लड़की अभी सयानी नहीं हुई थी, इसका क्या आशय है। अभी दुनियादारी की समझ न होना, ठीक है, या बौद्धिक अक्षमता, शारीरिक विकास न होना, या शारीरिक अक्षमता। तो दोस्तों लड़की अभी सयानी नहीं हुई थी, इसका आशय क्या हो जाएगा, तो आपकी इस पंक्ति के अनुसार, कविता के अनुसार अभी दुनियादारी की समझ न होना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभी दुनियादारी की समझ न होना, क्योंकि आपने पढ़ा था कविता कि लड़की को दान में देते वक्त वैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास होता, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। ठीक है, ये आपने पढ़ा था कि पाटिका, धुंधले प्रकाश की, तुकों की, लयबद्ध, ये आपने पढ़ा था। सारी चीज़ें आपकी दी रहती। ठीक है, तो आप लोग खोजिए, और कम समय में कैसे खोजें ये आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रैक्टिस करते रहें। अगला प्रश्न है, वस्त्र और आभूषण स्त्रियों के लिए किसकी तरह होते हैं। दोस्तों जो वस्त्र और आभूषण होते हैं वह स्त्रियों के लिए किस तरह होते हैं, मानसिक रोग की तरह, मानसिक गुलामी की तरह, शाब्दिक भ्रमों की तरह, या शारीरिक बोझ की तरह। तो वस्त्र और आभूषण स्त्रियों के लिए किसकी तरह होते हैं दोस्तों, ये शाब्दिक भ्रमों की तरह होते हैं। क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया दोस्तों। अगला प्रश्न यह है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यह आपका क्लास या आपका पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों। वह इतनी भोली थी कि खुशियां मानना तो उसे आता था, लेकिन किसका सामना करना नहीं आता था, दुख का, संबंधियों का, खर्च का, भय का। तो जो बेटी थी वह भोली थी, खुशियां मानना तो उसे आता था,
किसका सामना करना नहीं आता था? उसे दुख का सामना करना नहीं आता था। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि उसे सुख का आभास होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों यह पूछा जा रहा है आप लोगों से कि माँ ने क्या करते हुए अपने चेहरे पर ना रीझने की नसीहत दी थी। माँ ने अपने चेहरे पर क्या करते हुए ना रीझने की नसीहत दी थी? गाड़ी में बिठाकर, घर में पुकार कर, कमरे में बुलाकर, पानी में झाँक कर। तो आपने एक शब्द आया था जब हमने पढ़ा था, पानी में झाँक कर। ठीक है, तो पानी में झाँक कर सही होगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पर पानी में झाँक कर लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि आपको अगर समझ में आ जाता है। माँ ने कहा पानी में झाँक कर अपने चेहरे में मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं है। मतलब ये कहना जब जाना उधर तो रोटियां जलाना नहीं। ठीक है, इस कविता का माध्यम यही है, कहने का तात्पर्य है। और हमेशा यह होता है दोस्तों, इसलिए इस प्रकार के कविताएं और गद्यांश लाया जाता है। ठीक है, माँ ने किन चीज़ों को स्त्री जीवन का बंधन कहा था? शिक्षा और स्वास्थ्य का, जमीन और मकान का, नींद और भूख का, वस्त्र और आभूषण का। तो जब हमने यह कविता और काव्यांश पढ़ रहा था, ठीक है, जब हमने यह पढ़ रहे थे तो माँ ने किन चीज़ों को स्त्री जीवन का बंधन कहा था? तो वस्त्र और आभूषण को बंधन कहा था। क्या कहा था? वस्त्र और आभूषण का बंधन कहा था। मैं आपको दिखाऊंगा ये लाइन कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। ठीक है, ये लाइन आप लोग ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा मत दिखाई देना? माँ ने ऐसा क्यों कहा था कि वह केवल लड़कपन छोड़े, केवल लोगों को बुरी नज़र से बचे, या माँ चाहती थी कि अब वह केवल जिम्मेदार औरत बने? तो माँ ने ऐसा क्यों कहा लड़की होना और लड़की जैसे मत दिखाई देना? ये उपर्युक्त सभी हो जाएंगे। वह अपना लड़कपन भी छोड़े, वह बुरी नज़र से बचे लोगों की, वह अपना क्या कि जिम्मेदार एक औरत भी बने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप लोग बहुत अच्छा, आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। आप लोग सहयोग कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लें, शिक्षा के लिए सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगला प्रश्न है, इस कविता में अंतिम पूंजी किसे कहा गया है? बेटी को, माँ को, पत्नी को, घर द्वार को? तो सभी लोग जानते हैं कि अंतिम पूंजी बेटी को कहा गया है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा कि अंतिम पूंजी किसको कहा गया है? बेटी को कहा गया है। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ब्याह के बाद बेटी अपने माँ बाप के लिए क्या बन जाती है? एक मेहमान, एक हिस्सेदार, कुछ नहीं, या एक रिश्तेदार? तो ब्याह के बाद बेटी अपने माँ बाप के लिए क्या बन जाती है? वह एक मेहमान बन जाती है। फिर क्योंकि एक, ठीक है, आती जाती रहती, आएगी 10-12 दिन रुकती है, फिर माँ बाप के, फिर वह ससुराल जाती है। तो क्या होता है, इस मतलब है कि ब्याह के बाद जो है, जो किसी लड़की की शादी हो जाती है, मैरिज हो जाती है, तो वह बेटी क्या अपने माँ बाप के लिए एक क्या बन जाती है? एक मेहमान बन जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस कविता में उस दृश्य का वर्णन है। इस कविता में उस दृश्य का वर्णन है जब कौन अपनी बेटी का कन्यादान कर रही है? एक माँ कर रही है, एक मौसी कर रही है, एक बहन कर रही है, एक बुआ कर रही है। सभी लोग, आप लोगों ने इन सभी का आंसर बहुत ही बेहतरीन दिया। बहुत ही बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो जो ये कविता है, उस दृश्य का वर्णन जब कौन आपकी बेटी का कन्यादान कर रही, तब एक माँ कन्यादान कर रही, जब एक माँ अपनी बेटी कन्यादान कर रही है, तब इस कविता में उस दृश्य का वर्णन किया गया था। और अगला प्रश्न दोस्तों है कि इस कविता में किस दृश्य का वर्णन है? कन्यादान का है, अन्नदान का है, भोजन दान का है, या वस्त्र दान का है? तो सभी हमने बात कर डाला भैया। ये तो बहुत ही सरल प्रश्न था कि इस कविता में दृश्य का जो वर्णन है, यह कन्यादान का दृश्य का वर्णन है। अब हम संस्कृत की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आ गई है संस्कृत की बारी। आइए संस्कृत का सब्जेक्ट देखते हैं क्या दिया गया है। ठीक है, अब आपको ये पढ़ लेना है। मैं वीडियो पॉज करूँगा, आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। आप लोग वीडियो पॉज कीजिए, इस गद्यांश को पढ़िए। बहुत ही अच्छा दिया है। ये वर्ग 2 में आया हुआ है और ऐसे ही वर्ग 3 में आना है, हो सकता है यह भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे प्रश्न ले लेते हैं। इससे पहला प्रश्न है दोस्तों, मुल्लान सुद्दीनई कस्य साहित्यस्य कथा कथनायकेषु अन्यतमः। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अब हमें इसे जाना पड़ेगा भैया इस गद्यांश में।
ठीक है, तो पहली लाइन आप लोग देखेंगे और आपका आंसर हो जाएगा। सूफी साहित्य से कथा नायकेशु अन्नतमः, क्या दिया है? सूफी साहित्य से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके ऑप्शन देखिए, सूफी साहित्य कहाँ पर दिया है? तो तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ है, आपका राइट ऑप्शन सूफी साहित्य हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों यह है कि पितामह कियत परिमिताम संपत्ति प्रदाय मृतवान। पितामह कियत परिमिताम संपत्ति प्रदाय मृतवान। 5 लक्ष, 2 लक्ष, 10 लक्ष, सप्तलक्ष। तो हमें आपको देखना पड़ेगा इस गद्यांश में कौन सा लक्ष्य भैया। आइए देखते हैं कौन सा लक्ष्य यहाँ पे दिया गया है। हमें देखिए, हमसे कुछ भी नहीं आता, हमसे संस्कृत से अर्थ निकालना नहीं आता, तब हम कैसे पहचानेंगे, हम इन प्रश्नों को कैसे करेंगे? तो हम यही करते हैं भैया, अब लक्ष्य ढूंढेंगे, लक्ष्य कहाँ पर है। ठीक है, लक्ष्य से संबंधित कौन सा वाक्य दिया है हम ढूंढते हैं, उसमें समय व्यर्थ चला जाता है। और इससे बचने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तो आप संस्कृत के जितने भी आपके गद्यांश हो पद्यांश हो उनमें एक्सपीरियंस करिए, ठीक है, और शब्दों की पहचानिए अपनी आँखों से कि कितना जल्दी आप उन शब्दों को पहचान पाते हैं, बहुत ही जल्द। ठीक है, तो मेरी बातों को ध्यानपूर्वक समझे दोस्तों। ठीक है, तो पितामह केत परिणाम संवितम प्रदाय मृतवान, तो क्या हो जाएगा? द्विलक्ष हो जाएगा। ठीक है, द्विलक्ष हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है कि दोस्तों नसुद्दीनस्य क्रीदशा बंधवा मृता है। बद्धाय, क्रुधाय, धनिकाय, दरिद्राय। तो नसुद्दीनस्य की दशाय बंधवाय मृताय, तो आपको हो जाएगा धनिकाय। ठीक है, नसुद्दीन की से संबंधित है और हम अबे नसुद्दीन की वर्ण देखेंगे कहाँ पर लिखा हुआ है और वहीं पर ये आपका लिखा होगा। ठीक है, तो चलिए खोजिए, आप इस प्रश्न का उत्तर खोजिए, नसुद्दीन की कहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि अभी आपने नहीं खोजा तो फिर कब खोजेंगे, इसलिए अभी खोजिए, क्योंकि अभी खोज लिया तो सिलेक्शन सही होगा, सिलेक्शन पक्का होगा। आपकी जो वीकनेस है, आप जो जिस पर कमजोरी है, आप उसे जीत पर हासिल कर सकते हैं, आप अपनी कमजोरी को जीत सकते हैं। जब आप अपनी कमजोरी पर जीत पाएंगे तो समझ लीजिए वहीं पर आपका सिलेक्शन हो गया। आपने खोज लिया, बहुत ही अच्छा, धन्यवाद सभी का। आइए प्रश्न को देखते हैं। तो नसुद्दीनस्य की दशा बंधवा मृता है, तो धनिकाय मृत क्या हो जाएगा? धनिकाय हो जाएगा। अब देखिए, इस आपको सूक्ति दी गई है, इस सूक्ति से संबंधित प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है इस सूक्ति संबंधी, पापस्य मूल्यम, पापस्य मूल्यम लोभय क्रोधय कामहि मोह। तो आप लोग देखेंगे कि पापस्य यहाँ पे दिया गया है, क्या होगा? लोभ मूलानि पापानि संकनानि तथैव चा। क्या दिया है? लोभ मूलानि पापानि संकटानि तथैव चा। तो क्या हो जाएगा? लोभ हो जाएगा। पाप का मूल क्या है? तो लोभ है, लोभ करना ही पाप का मूल होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है दोस्तों? लाजवाब प्रश्न यह है कि जो स्वसुरदाय की दशाय आसन, स्वसुरादय की दशाय आसन गृहस्था युवान शिशवय वृद्ध है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट ऑप्शन वृद्धा होगा। देखिए, आप लोग गद्यांश को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं हर बार गद्यांश पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपके लिए तकलीफ होगी। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, और हो सकता है अगर इन प्रश्नों उत्तर को देख पा रहे हैं तो यही प्रश्न उत्तर आएगा, यही गद्यांश पद्यांश, तो आपके सभी नंबर सही होंगे, आपको उत्तर तो पता रहेगा कम से कम। इसलिए वीडियो अंत तक देखते रहें, क्योंकि आगे आने वाले जो प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अस संसर्ग है उन्नति कारक है। जो अस संसर्ग है उन्नति कारक कौन होगा? महाजानस होगा, ठीक है, महाजनस, दुर्जनस, कुशलस या मृतस। तो अस संसर्ग का उन्नति कारक आपका होगा महाजनस। ठीक है, अस संसर्ग का उन्नति कारक क्या हो जाएगा? महाजनस। तो आपको देखिए दिया हुआ है, महाजनस संसर्ग है कस नोन्नति नोन्नति कारक है, तो महाजनस दिया गया, तो पहला ऑप्शन आपका महाजनस सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है?
रामायणम का अरस्तम, ठीक है, जो रामायण है कह अरचियत दिया हुआ है। तो रामायणम का अरचियत व्यास है, कालिदास है, वाल्मीकि है, राम है। तो रामायणम कह अरचियत हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखना पड़ेगा कि रामायणम कह अरचियत, ठीक है, किसने रचित किया। तो रामायण को किसने रचित किया, तो भैया पूरा जग जानता है, पूरा जग जाहिर है कि रामायण की रचना करने वाले आपके वाल्मीकि जी हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अयोध्या राजा का है। अयोध्या का राजा कौन है, तो आप जब इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो अयोध्या के राजा दशरथ हैं। आपको गद्यांश पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी लोग जानते हैं इतना, ठीक है। अधोतेषु विकल्पेषु कह विकल्प द्वंद्व समास न भवति। अब इन सभी विकल्पों में से द्वंद्व समास नहीं है। दशरथ, कृष्णार्जुनौ, राम सीते, मृग का को। द्वंद्व समास वो होता है भैया जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं। अब किस ऑप्शन में दोनों पद आपके प्रधान नहीं है, तो सभी मित्र जानते हैं कि जो आपका दशरथौ दिया है, तो दशरथ तो एक ही होगा भैया। कृष्ण अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन दो हो गए, दोनों पद प्रधान। राम और सीता दोनों पद प्रधान। मृग काको, मृग और काको, मृग यानी कि मृग और काको यानी कौवा, मृग यानी हिरण, तो दो है, तो दोनों पद प्रधान है, इसलिए आपके यहाँ पे द्वंद्व समास होगा। और दशरथों में आपका द्वंद्व समास नहीं होगा। और अगला प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं, शाकुंतलस्य दुष्यंत नायक है। शाकुंतलक दुष्यंत के नायक कौन रहे हैं। धीरोदत्त रहे हैं, धीर ललिल रहे हैं, धीर प्रशांत रहेंगे, या धीरोदत्त रहे हैं। तो जो शाकुंतलस्य दुष्यंत नायक है, धीरोदत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धीरोदत्त है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए श्लोक दिया गया है, इस श्लोक से संबंधित प्रश्न लेंगे कि चिरम गोहिनी इयम। तो चिरम गोहिनी इयम क्या हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि चिरम गोहिनी इयम कहाँ पर दिया गया है। तो आप लोग तीसरी लाइन देखेंगे कि धैर्यम यश पिता क्षमा च जननी शांति है चिरम गोहिनी। तो चिरम गोहिनी इयम क्या हो जाएगा, शांति हो जाएगा। चिरम गोहिनी इयम शांति हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, देख लेते हैं, अनेन विनाशय संभवती। जो अनेन विनाश है वह संभवित होता है किससे, अति भोजनेन से, अति क्रोधेन से, अति कामेन से, अति लोभेन से। तो आइए इस पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, प्रश्न पूछा गया है अनेन विनाशय संभवती, ठीक है। तो अनेन विनाशय संभवती कहाँ पर होगा। सत्यम सूनह इयम दया भाग्नि भ्राता मनः संयमई है सय्या भूमि तलम दिशहि अपि वसनम ज्ञानामृतम भोजनम इते यस कुटुम्बनी वद सखे कस्माद भयम योगिनी। तो अनेन विनाशय संभवती अतिलोभेन। जो व्यक्ति अतिलोभी होता है वह विनाश का संभवत होता है, ठीक है। विनाश वहाँ पे संभावित होता है जो व्यक्ति अतिलोभी होता है। इसलिए आपको अतिलोभी नहीं करना है, केवल सिलेक्शन चाहिए। तो क्लासेस देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, मोटिवेशन बनाए रखें और हमें सपोर्ट करें, शिक्षा को सपोर्ट करें। अगला प्रश्न देखिए ध्यानपूर्वक, दिया गया है स्वप्न वासव दत्ता रूप के कस्मिन अंके स्वप्न वृत्तायम संति। तो स्वप्न दास जो आपने पढ़ा होगा कि स्वप्न वासव दत्त जो रहे हैं, इनके रूप के कस्मिन अंक यानी कौन से अंक में स्वप्न वृत्तांत मस्त रहे। जो वृत्तांत हैं वह कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। ये हिंदी में रहेंगे 6 रहेंगे, 5 है, 8 है, 2 है, क्या होगा। तो यहाँ पे 5 दिए गए हैं, ठीक है। क्या है यहाँ पे 5 हो जाएंगे। स्वप्न वासव दत्त रूप के कस्मिन अंके स्वप्न वृत्तांतम मस्ति। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्या दिया गया है। प्रश्न यह दिया गया है कि एतादृशम पानीयम शीतताम गच्छति। एतादृशम पानीयम शीतताम गच्छति, ठीक है, दिया गया है एतादृशम पानीयम शीतताम गच्छति। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, सुसूक्ष्मम होगा, सुवर्णम होगा, सुगंधम होगा, या सुप्तम होगा। तो सुप्तम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, लास्ट वाली लाइन देखिए, सुप्तमपि पनीयम पुनर्गच्छति शीतमाम। तो एतादृशम पनीयम शीतताम गच्छति, इसका आंसर क्या हो जाएगा,
तो आप लोग सभी लोग जानते हैं सुप्ततम हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ आपके दिया रहता है गद्यांश पद्यांश में। अब आएगी व्याकरण की बारी, इससे संबंधित जो आपके गद्यांश पद्यांश में पूछे जाते हैं कि गति स्त्रिधा इत्यस्य शुद्ध है संधि विभाग है। अब गति स्त्रिधा जो पद है इसको शुद्ध संधि विभाग क्या होगा, तो गति स्त्रिधा का जो शुद्ध संधि छेद होगा, विभाग करेंगे अगर, तो वह गति धन त्रिधा हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है, करेक्ट आंसर जानेंगे। अधो दे तु कह विकल्प शुद्ध ना, इन सभी में से कौन सा विकल्प आपका शुद्ध नहीं है। गुरूपदेश है, मंत्रोपदेश है, पित्रोपदेश है, हितोपदेश है। तो इन सभी में से जो शुद्ध नहीं है वह है गुरूपदेश है। क्या हो जाए, गुरूपदेश ना होगा, मंत्रोपदेश होगा, मित्रोपदेश होगा, हितोपदेश है, लेकिन गुरूपदेश जो है यहाँ पे शुद्ध आपका नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है, रामायण कति श्लोक आय संत, रामायण में कितने श्लोक हैं। 24,000 हैं, 15,000 हैं, 12,000 हैं या 25,000 हैं। तो रामायण में कितने श्लोक हैं भैया, तो रामायण में आपके 24,000 श्लोक हैं, ये सभी लोग नोट कर लेंगे। रामायण में कितने श्लोक हैं, 24,000 श्लोक हैं। चलिए अगला प्रश्न है, वाल्मीकि आश्रमम प्रति कह आगच्छत, वाल्मीकि के आश्रम के प्रति कौन आते हैं। प्रति आगच्छता है, नारद आते हैं, वायु, वरुण, इंद्र आते हैं। तो जब आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप लोग ठीक है समझ पाएंगे कि इस प्रश्न से क्या पूछा गया है। ठीक है, तो रामायणीय है खलु आश्रम पद श्याम परिसय एकदा देवर्षि नारद तदा अगच्छत, तो देवर्षि नारद आते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, देखेंगे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो नारद, तो आपका देवर्षि नारद पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि राजपुत्र इत्यस्य विग्रह वाक्यम अस्ति, तो राजपुत्र वाक्य को विग्रह करना है, कैसे विग्रह करेंगे। राजा चा पुत्र चा, राज्ञ पुत्र है, राजपुत्र है, या आप राजस्व पुत्र है, सभी लोग जाते हैं राज्ञ पुत्र हो जाएगा। राजपुत्र क्या जब विग्रह करेंगे तो राज्ञ पुत्र हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, आयुर्वेदस्य मूलम, आयुर्वेद में मूलम कौन है। अथर्ववेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है। तो आयुर्वेद से संबंधित जो मूल है वह कौन सा है, तो सभी लोग जानते हैं आयुर्वेद से संबंधित जो वेद है वह अथर्ववेद है। ठीक है, अथर्ववेद जो है आपका यह आयुर्वेदम मूलम अथर्ववेद ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि कर्तुम अत्रायम प्रत्यय, कर्तुम में कौन सा प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है, सभी लोग समझ गए होंगे, कर्तुम में तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे इन सभी प्रश्नों को, और ये प्रश्न आप लोगों को बहुत ही हेल्प करेंगे। अगला प्रश्न है, वस्त्रम इति पदस्य कृते अत्र इदम पदम प्रयुक्तम, वस्त्रम पद में जो है कृते अत्र इदम प्रयुक्त पदम, कौन से पद जो प्रयुक्त किया गया है, सय्या, संयम, दिश, वसनम। तो वस्त्रम पद का कौन सा हो जाएगा, वसनम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, उम्मीद यही है दोस्तों, और सिलेक्शन सर्वोपरि यहाँ पर वीडियो लाइक करते जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, को अपियत्र का है संधि, को अप में कौन सा संधि होगा, यण स्वर संधि होगा, सवर्ण दीर्घ होगा, पूर्व रूपम होगा या वृद्धि होगा। तो को अप में कौन सा संधि हो जाएगा, मैंने इस प्रकार के एक प्रश्न कर दिया है, तो आपको क्या हो जाएगा, पूर्व रूप संधि हो जाएगा। ठीक है, पूर्व रूपम संधि, जब भी आपके संस्कृत में आ ये वाला है तो आपको पूर्व रूप संधि करना है। अगला प्रश्न है कि अधोदेतु विकल्पेशु का विकल्प है अशुद्धम, अशुद्ध विकल्प की पहचान करना है, विचित्रम, तच्च, सचित्रम या सचित होगा। तो अधोलिखित विकल्प में जो आपका अशुद्ध विकल्प है वह कौन सा हो जाएगा, विचित्रम। क्या हो जाएगा, विचित्रम, यहाँ पे क्या है, अशुद्ध विकल्प दिया गया है। बाकी तच्च, सचित्रम और सचित ये आपके शुद्ध रूप दिए गए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कस्मात अत्र इयम विभक्ति है, कस्मात जो है कौन सी विभक्ति होगी, सप्तमी होगी, पंचमी होगी, प्रथमा होगी, चतुर्थी होगी। तो कस्मात आपकी क्या हो जाएगी, पंचमी विभक्ति हो जाएगी। रामात वाला, ठीक है, राम का जब आप पढ़ेंगे रूप, क्योंकि रूप वही आते हैं, तो रूप और लकार आपको पढ़ना ही पढ़ना है, यहाँ से एक दो प्रश्न आ ही जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, अत्र स्थम तोयम मुक्ता फलश्रियम धत्ते, कौन सा हो जाएगा, देहस्तम होगा,
स्फटिक स्तंभ होगा, पद पत्र स्तंभ होगा, या आपके अधर स्तंभ हो जाएगा। तो अत्र स्तंभ तोयम मुक्ता फल श्रीते धत्ते क्या हो जाएगा, पद पत्र स्तंभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, पद पत्र स्तंभ हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर कैसे बोल दिए आप, तो आप दूसरी लाइन एक बार फरमाइएगा। आप लोग स्वयं देखिए कि दिया गया है यहीं पर आंसर, हम कहीं खोजते नहीं हैं, आपके स्क्रीन पर आंसर होता है, आपके गद्यांश पद्यांश पर आंसर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। वाल्मीकि कुत्र औसत, वाल्मीकि जो है कुत्र औसत, गंगा तीरे, तमसा तीरे, यमुना तीरे, तुंगा तीरे। तो ये आपने पढ़ा होगा गंगा तमसा तीरे। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा वाल्मीकि से संबंधित किस तीर पर है। ठीक है, ये तो आपको देखना पड़ेगा, ऐसे हम आंसर तो नहीं दे सकते, हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तमसा तीरे लिखा हुआ है या गंगा तीरे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पहली लाइन देखिए, आपको आंसर मिल जाएगा। वाल्मीकि है नाम है मुनि, तमसा नदी तीरे आश्रम औसत। वाल्मीकि नाम मुनि का तमसा तीर नदी में आश्रम स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। प्रश्न लाजवाब है कि श्री रामय्य की दशा अस्ति, सुंदर वन, सर्व मनोहर है, श्रवण गुणोत्ता या सर्वशक्त है। तो श्री राम की दशा अस्ति, यह आपका हो जाएगा सर्वगुणोपत है। अगला प्रश्न देखिए, विश्वेशय इत्यस्य संधि अस्ति। अब विश्वेशय में कौन सी संधि होगा, दीर्घ संधि होगा, परस वर्ण आपका संधि हो जाएगा, या आपका गुण संधि, या आपका अयादि संधि। तो विशेषय इत्यत्र संधि रस्ति कौन सी संधि हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। ए आई ओ जहाँ पे होता है सभी लोग जानते हैं गुण संधि हो जाता है। अब इस श्लोक से संबंधित प्रश्न है कि कै उपदेशन न्याय था कर्तुम न शक्यते। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे ख्यातई है धर्म है स्वभाव है जीवनम, तो स्वभाव हो जाएगा। क्या होगा है, स्वभावे नोपदेशेन शक्यते कर्तुम मन था। आपकी तीसरी लाइन देखेंगे, तीसरी लाइन में आपका इसका आंसर मिल जाएगा। दोस्तों ये रही आइए दोस्तों अब हम पर्यावरण के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। सभी प्रश्न आपके एग्जाम पैटर्न पर आपके सिलेबस के आधार पर रहने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है इन्वायरमेंट में, इनमें से कौन सा एक बंदरगाह पूर्वी तट का सबसे गहरा भूमिवर्ती यानी कि चारों ओर भूमि से घिरा हो पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह है, ने ऐसा बंदरगाह जो चारों ओर भूमि से घिरा हो। क्या वह ट्यूटिकोरिन बंदरगाह है, चेन्नई का है, पारादीप का है, या विशाखापट्टनम बंदरगाह है। दोस्तों ऐसा बंदरगाह है जो सबसे गहरा भूमिवर्ती हो, सबसे गहरा भूमिवर्ती यानी कि चारों ओर भूमि से घिरा हुआ पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह जो है वह आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह है। और यह भारत के पूर्वी तट पर सबसे गहरा भूमिवर्ती बंदरगाह है, और यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ पर है विशाखापट्टनम बंदरगाह, यह आपके भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, और इससे संबंधित यह है दोस्तों कि माल के निर्यात की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगर माल की निर्यात की बात करें, ठीक है, तो दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है आपका। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। इनमें से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है, CO2, O2, N2, हाइड्रोजन। ठीक है, तो सभी लोग जानते हैं CO2 सबसे ज़्यादा आपके लिए ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी गैस है आपका। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से कौन जो है जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है। इनमें से आपको बताना है ऐसा कि जो आपके जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है। रेडियोधर्मी कचरा, औद्योगिक अपशिष्ट कचरा, कृषि जनित कचरा या अपशिष्ट, या खनन अपशिष्ट। तो इनमें से दोस्तों जल प्रदूषण, तो जल प्रदूषण का जो स्रोत सभी लोग जानते हैं खनन अपशिष्ट जो होता है, यानी कि खोदने से जो अपशिष्ट निकलता है वह आपके जल प्रदूषण का स्रोत नहीं होता। बाकी रेडियोधर्मी कचरा, औद्योगिक अपशिष्ट कचरा और कृषि जनित कचरा, ये तीनों जो है जल प्रदूषण के स्रोत हैं, लेकिन खनन अपशिष्ट नहीं होगा। ठीक है, जैसे आप लोग देखते होंगे कि शहरों कस्बों में मकान से निकला मलमूत्र, कूड़ा करकट आदि नदी तालाबों ताल आदि झीलों में गिरा दिया जाता है। तो फसलें पर क्या छिड़के गए कीटनाशक पदार्थ जैसे DDT
आदि खनन अपशिष्ट जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है, जबकि अन्य जो है जल प्रदूषण के स्रोत मुख्य रूप से हो जाएंगे, उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी कौन जारी करता है? सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग करता है, केंद्रीय जल आयोग करता है, या जल संसाधन विभाग करता है, या उपरोक्त सभी करता है? तो सभी लोग जानते हैं भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी कौन जारी करता है, तो ये आपका सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग करता है। और हर एक प्रश्न आपके एनसीईआरटी के पैटर्न पर है, जिसे आपके एग्जाम में आना है, सभी संभावित प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्या दिया गया है। स्क्रीन पर प्रश्न है दोस्तों कि ग्राम पंचायतों का क्या कार्य होता है? बहुत बार आपके टीटी एग्जाम में पूछा जाता है। स्कूलों का निर्माण करना होता है, जल संसाधनों का रख रखाव करना, या बीपीएल लाभार्थियों की सूची तैयार करना, या इनमें से सभी? तो जो ग्राम पंचायत का कार्य होता है दोस्तों, ये सभी होता है। स्कूलों का निर्माण करना भी होता है, जल संसाधनों का रख रखाव करना होता है, बीपीएल लाभार्थियों की सूची तैयार करना। तो ग्राम पंचायत के अंदर ये तीनों कार्य आ जाते हैं, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। और जितने मेरे भाई बहन शिक्षक बंधु पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शिक्षा को सब्सक्राइब कर लेंगे, शिक्षा को सपोर्ट करेंगे, शिक्षा को लाइक कर लेंगे। अगला प्रश्न आ चुका है, क्योंकि हम बात करते हैं पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाली परिणामी खतरों में शामिल है बाढ़ एवं सूखा, भूस्खलन, वनों में अग्नि दुर्घटनाएं, या उपर्युक्त सभी? सभी लोग कमेंट करेंगे यहाँ पर। पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाली परिणामी खतरों में शामिल है, कौन शामिल है? तो बाढ़ एवं सूखा आपके परिणामी खतरों में शामिल हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा राज्य जो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ है? उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश? दोस्तों ऐसा राज्य जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ है वह आपका है राजस्थान राज्य। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या दिया गया है। जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण इनमें से कौन होगा? ऐसा रोग जो जल प्रदूषण के कारण होता हो, जल जनित रोग कहलाता है। क्या वह आपका टॉन्सिलाइटिस है, डिप्थीरिया है, अतिसार है, या खसरा है? ठीक है, तो नीचे के दो ऑप्शन में होगा अतिसार या खसरा। तो अतिसार एक जल जनित रोग है जो दूषित जल पीने से होता है, इसे डायरिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, डायरिया आ जाए या अतिसार आ जाए तो यह जल जनित रोग कहलाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मेरे सभी प्यारे मित्र वीडियो लाइक करते जाएंगे, सपोर्ट करें शिक्षा को। ठीक है दोस्तों, और शिक्षा को जो कोई सपोर्ट करता है वो खाली हाथ नहीं जाता है, सिलेक्शन लेके जाता है। प्रश्न आइए देख लेते हैं। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना, पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, या पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग? तो पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य होता है मेरे प्यारे मित्रों, शिक्षक बंधुओं, ये पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण करना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा जा रहा है। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन की दृष्टि से। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य में निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? दोस्तों आप लोग देखते हैं जो हमारी पर्यावरण है इसको बढ़ावा या जागरूकता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों, इसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। वह प्रतियोगिता कौन सी है? वह प्रतियोगिता आपकी ग्रीन क्या है, ओलंपियाड है। ग्रीन ओलंपियाड प्रतियोगिता को पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ाने का उद्देश्य से किया जाता है। और इस ओलंपियाड प्रतियोगिता का आयोजन जो है TERI द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगर आ सकता है कि ओलंपियाड प्रतियोगिता का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, तो TERI के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न लाजवाब है, सभी मेरे प्यारे मित्र ध्यानपूर्वक देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, यानी कौन सा ऐसा दिन है, निम्नलिखित में से कौन से विश्व पर्यटन का दिवस मनाया जाता है? 5 जून को, 16 सितंबर को, 27 सितंबर को, 21 सितंबर को? तो सभी लोग जानते हैं 5 दिसंबर को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 5 जून को सॉरी 5 जून को पर्यावरण दिवस, 16 सितंबर को सभी लोग जानते हैं ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगर यहाँ पे पूछा गया विश्व पर्यटन दिवस तो ये 21 सितंबर होगा या 27 सितंबर होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 27 सितंबर। दोस्तों विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत लगभग आपके 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा हुई थी। और इस तिथि के चुनाव का मुख्य कारण यह था कि 1970 में UNWTO की कानून को स्वीकारा गया था, और इस मूर्ति को स्वीकारना वैश्विक पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास हेतु
मील के पत्थर के रूप में देखा जाता है। एवं इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व में इस बात को प्रसारित तथा जागरूकता फैलाने के लिए है कि इस प्रकार के पर्यटन जो है विश्व रूप से सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक मूल्यों को बढ़ावा देने में तथा आपसी समझ बढ़ाने में सहायता होती है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है आपका 27 सितंबर को। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने के लिए कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी। सभी लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे कौन सी जो रणनीति आपकी कारगर सिद्ध होगी। आपके स्क्रीन पर प्रश्न है, सभी लोग आप लोग अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन सभी लोग पढ़िए, नीचे कमेंट कीजिए। पाठ्यक्रम में बदलाव तथा शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन, परीक्षा के माध्यम से, या इनमें से कोई नहीं। तो स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए, छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने के लिए कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी। तो वह रणनीति सभी लोग जानते हैं, पहला ही ऑप्शन होगा कि पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया दोस्तों। भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो हमारी भारतीय संविधान है उसके द्वारा जो उपलब्ध किए गए मूल अधिकार हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, आपको ये भी प्रश्न आ सकता है कि मूल अधिकार से संबंधित आ सकता है प्रश्न, मूल कर्तव्य से भी आ सकता है। ठीक है, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इससे प्रश्न एक दो आ सकता है, चांसेज हैं, ये नहीं कह सकता कि मैं 100% प्योर है। ठीक है, 50% चांसेज हैं, क्योंकि आज आए हैं अभी तक, अब जो भी शिक्षक भर्ती आपकी हुई है उसमें ये प्रश्न आते रहे हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूल अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो हमारे लिए मूल अधिकार संविधान द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं आपके, हम और हमारे लिए मूल अधिकार के, तो उसका उद्देश्य क्या। उसका उद्देश्य यही है कि नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सके। क्या हो, नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सके। और आप सभी मेरे प्यारे मित्र जानते हैं दोस्तों कि यह अधिकार राज्य के विरुद्ध होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 32 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। लाजवाब प्रश्न है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है। आइए देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। सामाजिक विज्ञान में कौन सा आयाम या विषय शामिल नहीं है। सभी लोग कमेंट करेंगे, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए। तो आपके सोशल साइंस की बात कर रहे हैं, उनमें कौन सा आपका आयाम या विषय शामिल नहीं है। भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, व्यावसायिक शिक्षा। तो सभी मेरे प्यारे मित्र जानते हैं कि हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके शामिल हैं। और राजनैतिक विज्ञान ये भी शामिल है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस जो होता है ये भी शामिल है आपका। लेकिन एक व्यवसायिक आपका शिक्षा शामिल नहीं है अगर हम सामाजिक विज्ञान के आयाम या विषय में बात करें। क्योंकि आपने एनसीएफ 2005 के द्वारा जो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र विषय को शामिल किया गया है, लेकिन व्यावसायिक शिक्षा सामाजिक विज्ञान का विषय नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे प्यारे मित्र शिक्षा को सपोर्ट करते जाएंगे, लाइक करते जाएंगे। अंकों के आधार पर किस पाठ्यक्रम या विषय वस्तु की परीक्षा नहीं की जा सकती। जो अंक होते हैं उसके आधार पर आपके कौन से पाठ्यक्रम या विषय वस्तु की परीक्षा नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, योगा को भी अंकों के आधार पर नहीं किया जा सकता, स्वास्थ्य को भी नहीं किया जा सकता, ना ही संगीत को किया जा सकता। तो इन सभी को जो है अंकों के आधार पर पाठ्यक्रम या विषय वस्तु परीक्षा तैयार नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है। जल संरक्षण, जल का विनाश या दुरुपयोग, वनों की कटाई, भूमि अपरदन। तो सभी लोग जानते हैं कि इनमें से जो पर्यावरण की एक समस्या है जल का संरक्षण, जल का संरक्षण एक प्रमुख समस्या माना जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या गया है, उल्टा है दोस्तों। जल का संरक्षण नहीं, जल का क्या है, दूषित करना, जल का क्या है, दुरुपयोग करना, ये होता है समस्या। जल का संरक्षण एक समस्या नहीं है, ये एक निदान है कि हमें जल का संरक्षण करना चाहिए। तो पूछा गया पर्यावरण का समस्या नहीं है, तो जल का संरक्षण पर्यावरण का समस्या नहीं होगा। पर्यावरण की समस्या है जल का विनाश, वनों की कटाई को रोकना, भूमि अपरदन को रोकना, ये सारी चीज़ें समस्या है। तो जल का संरक्षण आप एक समस्या नहीं होगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, इनमें से कौन पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है। देखिए, पर्यावरण का सिद्धांत दिया गया है पर्यावरण शिक्षा से संबंधित, इन्वायरमेंट, ठीक है,
शिक्षा से संबंधित यहाँ पे दिया गया है। तो आप लोगों को बताना है कौन से एक सिद्धांत नहीं है। पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है। पर्यावरण शिक्षा में सभी की सहभागिता है। पर्यावरण शिक्षा एक समेकित तथा सामुदायिक प्रयास होना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा का सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों के साथ समुचित तालमेल तथा प्राथमिकता पर आधार प्रचार होना चाहिए। तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि पर्यावरण शिक्षा में जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली है, तो ऐसा नहीं हो सकता। जब आप और हम जब तक जीवित हैं तो पर्यावरण हमारे साथ है, क्योंकि पर्यावरण वह हमारों तरफ जो हमारे चारों ओर का आवरण है, हमारे चारों तरफ का जो एरिया है वह अब क्या होता है, पर्यावरण होता है। ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ सब कुछ पर्यावरण होता है हमारे आसपास का। तो ये क्या हो, जब तक हम जीवित हैं, आप जीवित हैं, तो पर्यावरण साथ चलता रहेगा, तो जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली होगी। तो यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो ये आप क्या हो जाएगा, निगेटिव वर्ड है और निगेटिव प्रश्न था, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न है, नीली क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? पुष्प उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से या फल उत्पादन से। और इनमें से एक प्रश्न आना है, पुष्प आ सकता है, दुग्ध आ सकता है, मत्स्य आ सकता है या फल आ सकता है। तो नीली क्रांति सभी लोग जानते हैं मछली उत्पादन से संबंधित है, मत्स्य हो जाएगा। अगर श्वेत क्रांति आता है तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, अगर आप इंद्रधनुष क्रांति होता है, और सभी भ्रांतियों का सम्मिलित स्वरूप हरित क्रांति होता है, खाद्यान्न उत्पादन क्या होता है, हरित क्रांति। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे अच्छे तरीके से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। मेरे सभी प्यारे मित्र देखेंगे, इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है। धर्म, भूमि, समुदाय, परिवार। तो सभी लोग जानते हैं कि भूमि, समुदाय और परिवार ये क्या है, ये मानव पर्यावरण के घटक है। लेकिन एक धर्म जो है ये मानव पर्यावरण का घटक नहीं है। धर्म क्या है, एक पर्यावरण का घटक नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं मेरे प्यारे मित्रों कि मृदा, समुदाय, जनसंख्या, परिवार, संचार ये सभी आपके पर्यावरण, मानव पर्यावरण के घटक हो जाएंगे। पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान कौन सा है? जो पिघला हुआ मैग्मा होता है, आप लोग देखते होंगे जब यहाँ पे ठीक है विस्फोट होता है, ये लावा होता है, और ये जो यहाँ पे ये पृथ्वी है मान लीजिए, और यहाँ पे जो होता है ये मैग्मा जमा हो जाता है। तो इस मैग्मा को क्या बोलते हैं? पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान को क्या बोला जाता है? अवसादी चट्टान, अग्नेय, रूपांतरित, इनमें से कोई नहीं। तो आपका रूपांतरित तो हो नहीं सकता, अवसादी भी नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा, अग्नेय चट्टान बोला जाता है। ठीक है, जो आपके ज्वालामुखी विस्फोट होता है उससे जो यह मैग्मा आपके पृथ्वी पर जमा होता है, तो ये इसे क्या बोलते हैं, अग्नेय चट्टान निर्मित होती है इससे। ठीक है दोस्तों, आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। दोस्तों जब मैग्मा बाहर आता है तो ठंडा होने के पश्चात अग्नेय सेल का निर्माण करता है, और इन्हीं सेलों से ताप दाब अपर्दन की क्रिया द्वारा रूपांतरित एवं अवसादी सेलों का निर्माण होता है। ठीक है, जब इन्हीं सेल का निर्माण हो जाता है, इन्हीं सेलों से ये जो अग्नेय सेल होती, इन्हीं से ताप दाब और अपर्दन की क्रिया होती है, फिर इसके द्वारा रूपांतरित होकर फिर आपके अवसादी सेल का निर्माण होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी गैस हमें सूरज की घातक किरणों या परावैंगनी किरणें से रक्षा करती है? तो सभी लोग जानते हैं ओजोन परत जो है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर जो है आपका, ये आपको हमें क्या है, सूर्य से आने वाली घातक किरणों को, परावैंगनी किरणों को रक्षा करती है। लगभग ये दोस्तों 94% ये हमें रक्षा करती है। किरणें की जो है 94% जो हमें रक्षा करती है, पृथ्वी पर आने नहीं देती है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। सभी लोग जानते हैं दोस्तों, ओजोन का निर्माण ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर होता है, और ओजोन गैसों का एक स्तर समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन स्तर सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो यह ओजोन परत है, किस मंडल में पाया जाता है, तो समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, और वर्तमान में ओजोन परत के कमजोर हो जाने से परावैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर आ रही हैं, जो कई बीमारियों का कारण भी है। ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान क्लोरीन गैस से होता है, जिसके एक अणु ओजोन 1 लाख अणुओं को हानि पहुंचाता है। अगर आप समझ ली सकते, क्लोरीन का एक अणु जो है ना, वह ओजोन का एक अणु ओजोन के 1 लाख अणुओं को नुकसान पहुंचाता, तो आप लोग समझ सकते हैं कितना घातक है, कितना हानिकारक है। जब जल वाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित या संघनित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे क्या कहते हैं? जब कोई जल वाष्प होता है वायुमंडल में संघनित होकर यानी इकट्ठा होकर एक द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे वर्षा कहते हैं, बादल कहते हैं, बर्फ कहते हैं, जल वाष्प कहते हैं।
तो जल वाष्प तो आपका पहले दिया गया, तो बर्फ तो हो नहीं सकता, तो वर्षा ही होगा। ठीक है, क्योंकि जल चक्र के अनुसार पृथ्वी के जलीय क्षेत्रों से जल तथा जलवाष्प के रूप में ऊपर उठती है और ये निम्न ताप के कारण पुनः संघनित हो जाती है। ऊपर क्या है, निम्न ताप होता है। ठीक है, यानी निम्न ताप मतलब बहुत कम ताप होता है, इसलिए वह पुनः संघनित हो जाती है और वर्षा के रूप में फिर से पृथ्वी पर आ जाती है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। कटीली झाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में, गर्म तथा आर्द्र विषुवतीय जलवायु में, शीतल या ठंडे ध्रुवीय जलवायु में। तो सभी लोग जानते हैं कटीली झाड़ी वहाँ पे पाई जाती है जहाँ पे बालुई इलाका होता है। बालुई इलाका मतलब गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में आपकी कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल राजस्थान हो गया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्वर्णिम रेशा इनमें से किसे कहा गया है? तो स्वर्णिम रेशा सभी लोग जानते हैं कपास को कहा गया है। रेशा यानी सभी लोग ये नाम से ही जग जाहिर है, तो कपास को स्वर्णिम रेशा कहा जाता है। और अगला प्रश्न लाजवाब है, इससे ग्रहों से एक प्रश्न आ सकता है, चांसेज हैं, और आपके एग्जाम में अभी तक शिक्षा भर्ती में पूछे गए प्रश्न हैं। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहा जाता है? शनि को, बृहस्पति को, शुक्र को, मंगल को। तो बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, सभी लोग जानते हैं। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे बोलते हैं? देखिए, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को कहते हैं, क्योंकि आकार में लगभग पृथ्वी के बराबर है और यह ग्रह सुबह एवं शाम को आसानी से दिख जाता है, इसलिए इसे सुबह का तारा और शाम का भी तारा कहते हैं। भोर का तारा शुक्र को कहते हैं, शाम का तारा शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी के जुड़वा ग्रह को शुक्र कहते हैं और यह सौर मंडल का सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, जुड़वा कहते हैं, पृथ्वी की बहन कहते हैं। और सौर मंडल में सूर्य से सबसे नज़दीक में दूसरा नंबर का ग्रह है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? मालवा का पठार है, दक्कन का पठार है, छोटा नागपुर का है या तिब्बत का पठार है? तो सबसे ऊंचा पठार सभी लोग जानते हैं तिब्बत का पठार है। और तिब्बत का पठार ये कहाँ पर है, कितनी ऊंचाई पर है? तो तिब्बत के पठार की ऊंचाई लगभग 4500 मीटर है, यानी 14,800 फीट। तिब्बत का पठार मध्य एशिया में स्थित है। कहाँ पर है? मध्य एशिया में एक ऊंचाई वाला पठार है। दक्षिण में हिमालय पर्वत श्रृंखला से होकर उत्तर में आपके तकला मकान मरुस्थल तक विस्तृत है और यह पठार 1000 किलोमीटर लंबा, पूर्व से पश्चिम तक 2500 किलोमीटर चौड़ा है। आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, और इसी के इर्द गिर्द विश्व के सबसे लंबे 14 पर्वत इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मानव निर्मित या मानव जनित आपदा का उदाहरण क्या है दोस्तों? सुनामी है, भूकंप है, रासायनिक आपदा है, भूस्खलन है। तो मानव निर्मित या मानव जनित आपदा का उदाहरण क्या होता है? सभी लोग जानते हैं रासायनिक आपदा है, क्योंकि सुनामी जो होता है ये प्राकृतिक है, भूकंप ही आपकी प्राकृतिक आपदा में आएगा, भूस्खलन ये प्राकृतिक होता है। लेकिन जो रासायनिक चीज़ें होती है, रासायनिक विस्फोट होता है, रासायनिक वजह से होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? रासायनिक आपदा क्या कहलाती है? मानव निर्मित आपकी आपदा कहलाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। भोपाल गैस आपदा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार माना जाता है? ठीक है, मीथेन गैस है, मिथाइल आइसोसाइनेट, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बार आपके आया है और बहुत बार मैं प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर में प्रश्न ला चुका हूँ। मिथाइल आइसोसाइनेट जो है भोपाल गैस आपदा के लिए जिम्मेदार गैस है। और ये बहुत बार आता है कि अगर ज़्यादा डीपली प्रश्न आता है कि भोपाल गैस आपदा जो है दिसंबर 1984 को घटित हुआ था, लगभग 3 या 4 दिसंबर के समथिंग हुआ था। ठीक है, 3-4 दिसंबर को 1984 को घटित हुआ, जहाँ पर क्या है, पेट्रो रसायन कंपनी है, एक पेट्रोकेमिकल जो है एक कंपनी थी, उसमें बड़ी मात्रा में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का लीकेज हुआ था, रिसाव हुआ था। परिणाम सिर्फ हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। ठीक है, और करीब हजारों की संख्या में लोग आज भी घायल हैं और उस एरिया में अगर देखने जाएंगे तो आज भी वहाँ पे इफेक्ट है उसका। कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है? CO2, नाइट्रोजन, मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। तो सभी लोग जानते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित जो है आपकी नाइट्रोजन गैस नहीं है। नाइट्रोजन गैस जो है ये ग्रीन हाउस गैस से इफेक्ट नहीं है। बाकी CO2 और मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड ये सभी ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसें हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न लाजवाब है कि समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं। जो समुद्र में प्रदूषण बढ़ रहा है उसके लिए पतझड़ वन नष्ट हो रहे हैं, भूमध्य रेखीय वन नष्ट हो रहे हैं, कोणधारी वन नष्ट हो रहे हैं या मैंग्रोव वन नष्ट हो रहे हैं। तो समुद्री प्रदूषण के कारण क्या नष्ट हो रहा है मेरे प्यारे मित्रों? तो मैंग्रोव वन
नष्ट हो रहे हैं। ठीक है, मैंग्रोव वन, देखिए दोस्तों समुद्री प्रदूषण के कारण मैंग्रोव वन जो है नष्ट होने लगते हैं, क्योंकि मैंग्रोव वन जो होते हैं समुद्र तटीय क्षेत्र में खारे जल से होते हैं। किसके? खारे जल से। तो इन्हें ज्वरीय वन भी कहते हैं। इसलिए जल प्रदूषण यानी कि वाटर पोल्यूशन का प्रभाव इन पर भी पड़ता है। तो मैंग्रोव वन जो है पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी विशेष भूमिका निर्वाह भी करते हैं, क्योंकि समुद्री इलाकों में समुद्री तूफान, सुनामी आदि मानवों की रक्षा करते हैं, ये जो आपके मैंग्रोव वन होते हैं। तो दोस्तों ये आपको मॉडल पेपर, ये आपके टेस्ट आपको कैसा लगा, नीचे सभी मेरे प्यारे मित्र कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है और आप लोग सपोर्ट करते हैं तो आप लोग शिक्षा को सपोर्ट कर रहे हैं, इस परिवार को सपोर्ट कर रहे हैं, शिक्षकों के परिवार को सपोर्ट कर रहे हैं। आप सभी को नमन है। जय हिंद दोस्तों। माँ सरस्वती से अभिनंदना है, प्रार्थना है कि माँ वीणा दायनी जो है आप सभी को वो चीज़ दे, वो आपका जो सपना है, ड्रीम है शिक्षकों का, आप जरूर पूरा होगा। और आप, मेरा एक निवेदन है और आग्रह है, मैं सुबह उठकर यही प्रार्थना करता हूँ कि भैया सभी को शिक्षक बनाएं, क्योंकि ये शिक्षकों के एक परिवार है, आप लोग दिल से मेहनत करते हैं। आप सभी को नमन है दोस्तों। मिलेंगे क्लासेज पर। जय हिंद, वंदे मातरम।